हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेम वर्ड कैसे विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में फंक्शन करता है, इसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। और यह चैप्टर आपका जो जनवरी में यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। और आज हम इस चैप्टर का पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे और पार्ट फर्स्ट का अध्ययन हम इसके पहले कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को यदि ना देखा हो तो आप अवश्य देख लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम एक डाउन वर्ड है बच्चों, और ये डाउन वर्ड किस तरह से विभिन्न प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज डाउन वेंट द रॉयल किंग। देखें बच्चों इस सेंटेंस को, जिसमें डाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और इससे रिलेटेड 5 सेंटेंसेस हैं, और जिसमें प्रत्येक में डाउन को अंडरलाइन किया गया है। तो इस सेंटेंस का अर्थ देखें कि रॉयल किंग डाउन वेंट, यानी नीचे गया। तो बच्चों देखें ये सेंटेंस स्टार्ट है डाउन। अब आपके पेपर में आ भी सकता है इस तरह का सेंटेंस, और कि दिए गए सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को पहचाने कि सब्जेक्ट का भाग कौन सा है, प्रेडिकेट का भाग कौन सा है। तो जनरली लोग शुरुआत में आए हुए शब्द को सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये गलत होगा। अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानना होगा तो ये द रॉयल किंग आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसके विषय में बात की जा रही है। तो बच्चों यहाँ हम बात करते हैं डाउन का। तो इस सेंटेंस में बच्चों वेंट के पहले डाउन आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये आपका एडवर्ब है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों। द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल। ओके, केम रशिंग डाउन द हिल। ओके, ये आपका हिल नाउन है, और इसके पहले ये आया हुआ है, और इसके पहले जो आया है ये शब्द है ये रशिंग डाउन, यानी ये आपका जो है, हाँ बच्चों पार्टिसिपल आप पढ़े होंगे या ना पढ़े हों तो मेरे चैनल पर अपलोड है रशिंग डाउन। तो इसके बाद में आया हुआ है, और यहाँ पर बच्चों ये प्रीपोजिशन का काम करता है। डाउन शब्द इसमें प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों। द कुली वाज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन। बच्चों ये डाउन ट्रेन अप्स एंड डाउन, यानी डाउन अप और डाउन, ये बच्चों आपका जो है ट्रेन है नाउन, और इसके पहले आया है अप और डाउन लग करके, ये वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ओके, डाउन ट्रेन अप और डाउन होता है। जनरली हम ट्रेन को यूँ इस तरह कहते हैं कि अप और डाउन, यानी ओके, तो अप एंड डाउन आपका ये जो है ट्रेन की विशेषता बताती है, इसलिए डाउन इसमें एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है बच्चों, हम पढ़ते हैं ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। बच्चों ये आप जनरली इसमें आप अप्स एंड डाउन्स देखें। अप्स एंड डाउन्स मीन्स होता है ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जीवन में उतार चढ़ाव मीन्स सुख और दुख आते हो जाते हैं बच्चों। और आप देखें अप्स एंड डाउन्स, देखिए बच्चों ये प्लूरल फॉर्म में है। ओके, तो प्लूरल फॉर्म में अगर कुछ होता है, कोई वर्ड है, तो ये आप समझ जाइए क्या होगा,
नाउन होगा। ओके, तो इसमें आपका डाउन्स नाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है डाउन विथ द टायरेंट। डाउन विथ द टायरेंट, तो इसमें देखें बच्चों, डाउन विथ द टायरेंट, टायरेंट होता तानाशाही, तानाशाह। तो यहां पर ये सेंटेंस बच्चों डाउन है, ये वर्ब है। ओके, ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। आइदर, इसमें आपके 3 सेंटेंसेज हैं, जिसमें प्रत्येक में आइदर अंडरलाइन है, और आपको इसमें से पहचानना है कि किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो बच्चों आप देखें, आइदर बैट इज गुड एनफ। ओके, तो आइदर बैट, ये देखिए बैट आपका नाउन है, और नाउन के पहले आया हुआ शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है आस्क आइदर ऑफ देम। देखिए बच्चों, ये आपका आस्क आइदर ऑफ देम, ये आपका प्रोनाउन है। ओके, आइदर, और आपका विशेष करके ये आप जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके, आपका ये क्या है? प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। ओके, नेक्स्ट है बी मस्ट आइदर वर्क आर स्टे। यहां पर इस सेंटेंस को देखें बच्चों, तो इसे आप पाएंगे कि ये बी मस्ट वर्क, ओके, और बी मस्ट स्टार्व, STARV, स्टार माने भूखों मरना। हमें काम करना चाहिए अथवा भूखों मरना चाहिए। 2 सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को बच्चों ये आइदर आर जोड़ता है। ओके, तो जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, इसलिए इसमें आइदर कंजक्शन का कार्य करता है। और ये कौन सा कंजक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिसमें अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत हम आइदर आर अदरवाइज नाइदर नॉर का अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों एल्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है एल्स। आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू। आई हैव समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब बच्चों यहाँ पर एल्स का मतलब होता है समथिंग, एल्स का मतलब समथिंग मोर, और मोर किस में आता है? मच मोर, यानी एडजेक्टिव में आता है। ओके, आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, इट मीन्स आई हैव समथिंग मोर फॉर यू। ओके, तो बच्चों समथिंग मोर, तो ये आपका एडजेक्टिव का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों शैल वी लुक एनीवेयर एल्स। शैल वी लुक एनीवेयर एल्स। ओके, इसे देखिए, मुझे कहीं और देखना चाहिए, तो किसी प्लेस की ओर संकेत करता है। ओके, यानी इसलिए ये बच्चों आपका हेड वर्ब है। ओके, शैल वी लुक एनीवेयर एल्स। लास्ट सेंटेंस इसमें है मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। इस सेंटेंस को देखें बच्चों, इसे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें आपका एल्स 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। मेक हेस्ट एक सेंटेंस एक है, और यू विल मिस द ट्रेन। यहां पर बच्चों ये एल्स आपका इस जो मीनिंग है इसका है अदरवाइज। ओके, ये भी आपका कंजक्शन का कार्य करता है। ओके, तो इस प्रकार से एल्स एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन का काम करता है। तो नेक्स्ट है बच्चों देयर इज, इसमें आपको 3 सेंटेंसेस दिए हैं बच्चों, जिसमें एनफ का यूज है। तो देयर इज टाइम एनफ टू स्पेयर।
यानी स्पेयर का मतलब टू लीव, छोड़ देने के लिए, काफ़ी समय है। ओके, एनफ टाइम। तो यहाँ पर अगर टाइम को देखा जाए तो बच्चों अगर 2 घंटा 3 घंटा यूँ लिखा होता तब तो एडवर्ब हो जाता, लेकिन टाइम वर्ड अपने आप में खुद नाउन है और इस टाइम की विशेषता एनफ बताता है, इसलिए इसमें एनफ एडजेक्टिव का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन। अब यहाँ देखिए वेल आपका बच्चों एडवर्ब है और एनफ इस वेल को क्वालिफाई करता है, यानी एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। ओके, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब जो है एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताता है। आई हैड एनफ ऑफ दिस, आई हैड एनफ ऑफ दिस यानी आई हैव, मेरे पास किसी चीज की मात्रा पर्याप्त है। एनफ ऑफ दिस माने एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर एनफ स्टैंड्स फॉर नाउन। ओके, तो एनफ यहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट है बच्चों 15, जिसमें आई हैव 3 sentences and in each sentence we have even. Okay, and you have to just identify as to what parts of speech is the even in the sentence. The chances are even. The chances are even. Even का मतलब कहते हैं बहुत ही मामला even है। even का मतलब यहाँ good, are in favor, okay, या favorable। तो बच्चों यहाँ पर even आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट लेट अस इवन द ग्राउंड। इवन माने यहाँ पर समतल करना है। इवन का मतलब समतल करना, लेवल में करना। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इवन वाक्य में क्या है, वर्ब के रूप में फंक्शन करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट है डज ही इवन सस्पेक्ट द डेंजर। डज ही इवन सस्पेक्ट द डेंजर, कि क्या वह यानी डेंजर का सस्पेक्ट करता है। देखिए यहाँ सस्पेक्ट आपका वर्ब है और वर्ब को आइडेंटिफाई करता है। ओके, इसलिए इवन यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। ओके, तो इसमें एडवर्ब है। नेक्स्ट है 14 सेंटेंस, जिसमें भी है 2 sentences। इफ बी एक्सेप्ट, हर इसमें आपको एक्सेप्ट अंडरलाइन है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ बी एक्सेप्ट हैरी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड। यहाँ पर एक्सेप्ट आपको बच्चों पहचानना है कि एक्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट का जो मीनिंग है बच्चों, एक्सेप्ट EXCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब है लीव या एक्सक्लूड। इफ बी एक्सेप्ट हरी या इफ बी एक्सक्लूड हरी, हरी को अगर हम छोड़ दें तो ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, सभी ब्लेम किए जाने योग्य हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट आपका क्या कार्य करता है, बिलीव, इट मीन्स वर्ब के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आई विल नॉट लेट दी गो एक्सेप्ट दाउ ब्लेस मी। मैं आपको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे देते। तो आप यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं। ओके, और इन दोनों सेंटेंसेस को ये एक्सेप्ट जोड़ता है और बच्चों इसलिए यहाँ पर ये कंजक्शन का काम करता है। ओके, एक्सेप्ट, और यहाँ इस एक्सेप्ट का मतलब होता है अनलेस, यानी ये शर्त व्यक्त करता है जब तक कि नहीं। ओके, एंड 15th है जिसमें वी हैव 2 sentences, जिसमें फार का यूज आया हुआ है और इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, शिफ्ट मीन्स हियर चेंज, आई कैन चेंज फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पर बच्चों फार जो आया हुआ है ये आपके प्रीपोजिशन है। ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस इज गिव थैंक्स द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। यहाँ पर बच्चों आप देखें ही इज गुड एक सेंटेंस है और गिव थैंक्स द लॉर्ड 2 सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस को ये फॉर क्या करता है, जोड़ता है।
ओके, यानी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि उसने वह बहुत अच्छा है। तो फार बच्चों यहाँ पर कंजक्शन है, और ये फार क्या है? फार आपका इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसके अंतर्गत केवल 3 शब्द आते हैं बच्चों, देयरफॉर, सो और फार। ओके, ये आते हैं। आप ये चैनल पर नए हों, आपने मेरा कंजक्शन से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल पर जाइए, लिंक खोल करके उसे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ये 3, जिसमें 3 सेंटेंसेस हैं, और इसमें लिटिल प्रत्येक सेंटेंस में आया है। आपको लिटिल को आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, देयर इज लिटिल डेंजर। यहाँ पर बच्चों डेंजर वर्ड को आप देखें, ये आपका नाउन है, और नाउन के पहले जो शब्द आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन वर्ड है वो है एडजेक्टिव। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैन वांट्स बट लिटिल हियर बिलो। मनुष्य तो बहुत ज़्यादा चाहता है लेकिन यहाँ नीचे अर्थ पर बहुत कम चीज़ें हैं, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। तो लिटिल का मतलब लिटिल थिंग्स, लिटिल ऑब्जेक्ट्स, अर्थात बच्चों यहाँ लिटिल नाउन का काम करता है। ओके, और ही ईट्स वेरी लिटिल, वह बहुत कम खाता। देखिए वेरी आपका बच्चों आपका एडवर्ब होता है, और इसके बाद में लिटिल आया हुआ है। ओके, एडजेक्टिव है ये, और इसको क्वालिफाई करता है, अर्थात ये भी एडवर्ब है, यानी एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है। ओके, तो लिटिल यहाँ पर एडवर्ब का कार्य करता है। नेक्स्ट है 19th, जिसमें 3 सेंटेंसेज हैं, और इसमें बच्चों मोर अंडरलाइन है, और इसमें मोर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है वी वांट मोर मेन लाइक हिम। मोर मेन, देखिए मेन आपका नाउन है, उसके पहले मोर आया है बच्चों, अर्थात उसकी संख्या मात्रा को बताता है, यानी ये पहले आया है नाउन के, इसलिए एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट। अगर बच्चों इसको देखें मोर ऑफ अस को, तो ये एक प्रकार से प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह लगता है। ओके, तो इसको हम प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, और इसे मोर ऑफ अस हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ओके, तो आप इसे प्रीपोजिशन के रूप में, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसलिए इसको प्रीपोजिशन के रूप में लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या इसे आप प्रोनाउन के रूप में भी ले सकते हैं, मोर ऑफ अस। ओके, नेक्स्ट है वी शुड टॉक लेस एंड वर्क मोर। देखिए बच्चों यहाँ टॉक आपका वर्ब है, और वर्क यहाँ पर वर्ब है, और इस वर्ब को मोर क्वालिफाई करता है, तो इसलिए क्वालिफाई करने वाला वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होगा? एडवर्ब होगा। ओके, इसी तरह से 20th है, जिसमें 3 सेंटेंसेज हैं, और इन प्रत्येक में मच अंडरलाइन है, और इसी अंडरलाइन वर्ड को आपको पहचानना है। देयर इज मच सेंस। बच्चों यहाँ सेंस आपका एक प्रकार से नाउन है, और इसको क्वालिफाई करता है मच, इसलिए ये एडजेक्टिव है। मच ऑफ इट, देखिए बच्चों इट आपका प्रोनाउन है। ओके, तो मच ऑफ इट यानी यह भी आपका प्रोनाउन है, ठीक इसी की तरह है, ठीक, मच मोर। ओके, तो ये प्रोनाउन भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट है ही बोस्ट टू मच। बोस्ट हमारे बच्चों डींग मारना, बढ़ा चढ़ा करके अपनी बात करना। ओके, टू मच यहाँ पर बच्चों ये मच आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता ये बताता है टू, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। और यहाँ बच्चों टू का मतलब होता है एक्सट्रीमली, EXTREMELY। एक्सट्रीमली का मतलब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, तो यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। और लास्ट है बच्चों वन डे आई मेट हिम इन द फॉरेस्ट। बच्चों यहाँ पर आप देखें कि ये डे आपका नाउन है, और डे के पहले वन आया हुआ है,
तो नाउन के पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। द नेक्स्ट है द लिटिल वंस क्राइड फॉर जॉय। बच्चों यहाँ पर देखें, लिटिल वंस मतलब किड्स, छोटे छोटे बच्चे। ओके, तो ये आपका अगर वन होता तो वन को हम प्रोनाउन मान सकते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन वन का प्लूरल नहीं होता। अगर वंस का प्लूरल हो जाता है तो वो नाउन हो जाता है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नाउन का ही होता है, तो इसलिए इसमें वन नाउन है। एंड द लास्ट सेंटेंस है बच्चों, वन वुड थिंक ही वॉज मैड। वन आप देखें आपका ये प्रोनाउन है। ओके, ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेट यानी यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, और कंपलसरी है ये उनके लिए इस चैप्टर, और अनिवार्य रूप से इससे क्वेश्चन आता है। इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, और आप चैनल पर नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।